एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। ये चैप्टर है इकोलॉजी यूनिट का थर्ड चैप्टर, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, सबसे ज्यादा जोर आने वाला चैप्टर है क्योंकि इसमें रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं, याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं और रिवीजन मांगता है। ये चैप्टर बारंबार बार बार रिवीजन मांगता है और क्वेश्चन तो आते ही है, तो आपकी मजबूरी है उसको याद करने की, तो आप इसको याद करना ही पड़ेगा। तो मोर इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ में इसमें थोड़ा कंसेप्ट भी है, जैसे पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी जो है, या फिर मैं कहूँ कि डाइवर्सिटी जो है उसका एक कोई लिंक या फिर कहें कि कोई सीक्वेंस जो है वो कैसे बना है। कई सारी बातें इसमें कंसेप्चुअल भी हैं, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। तो देखते हैं ये चैप्टर एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया गया है। 2 ही सेक्शन में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सबसे पहले बढ़ाते हैं ये कि क्या बायोडाइवर्सिटी क्या चीज होती है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है प्लैनेट अर्थ पर कितनी है, इनको पता करने के लिए टैक्सोनॉमिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। टैक्सोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और एडवांसमेंट होना चाहिए टैक्सोनॉमी में, तब जाकर के आप सारी स्पीसीज को पता कर पाओगे। तब आपको पता लगेगा, आपकी आंखें फट जाएंगी कि यार इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्लैनेट अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, और इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्लैनेट अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, तो हमारा दायित्व यानी ह्यूमन होने के नाते, टॉप स्पीसीज होने के नाते हमारा ये काम है कि हमारा इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट डाइवर्सिटी है उसको हम कंजर्व करें, उसे बचा लें, नहीं तो हम खुद मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो हम कोई फिलोसोफर नहीं है, हम हमारी फायदे की बात कर रहे हैं। ह्यूमन जो होता है वो ऑलवेज अपने फायदे की बात करता है, क्योंकि वो डोमिनेंट है, वो चाहता है कि हमारा वर्चस्व बना रहे। तो वो अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए अपनी चीजों को मेंटेन करता है, और अपनी चीजों में उसमें बायोडाइवर्सिटी भी आती है, और उसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए जी बात करते हैं हम लोग किस तरीके से ये चैप्टर दिया गया है। ये जो अभी मैंने आपको बताया वो इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर ही आता है। कई सारी बातें हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर करने की बजाय हम थोड़ा चैप्टर के अंदर ही कर लेते हैं, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कर देता हूं कि अर्थ प्लैनेट के ऊपर या किसी जगह पर, इस रूम के अंदर कितने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, दैट्स इट। कितनी टाइप की स्पीसीज इस कमरे में प्रेजेंट है, उतने टाइप के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, और वही वहां पे बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, डिफरेंस, तो ये बायोडाइवर्सिटी है। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द अर्थ इन डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग, जैसे ये कमरा मैंने हैबिटेट मान लिया, वैसे अलग अलग एनवायरमेंट्स जो होते हैं, अलग अलग चीजें जो होती है वो एक हैबिटेट का बना फॉर्मेशन करती है, और पर्टिकुलर हैबिटेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं। बायोडाइवर्सिटी वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन द 22 ऑफ मई। देखो एनसीईआरटी में कई जगह पे डेज नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाकर के थोड़ी चीजें याद करनी होगी। हो सकता है इंफॉर्मेशन के अंदर आपको ये चीजें पूछ लें। 22 ऑफ मई जो है वो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है, जो सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप बोलोगे सर बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो किस किस लेवल पर डाइवर्सिटी हो सकती है? जैसे मेरी शक्ल मेरे भाई से नहीं मिलती है, लेकिन हम दोनों एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, तो सर ये डाइवर्सिटी है क्या? यस। किस लेवल पे डाइवर्सिटी है? जीन लेवल पे डाइवर्सिटी है, स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी। मेरे घर में कुत्ता भी है, मैं भी हूं, दोनों ऑर्गेनिज्म है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रिवर है, फॉरेस्ट है, दोनों एक दूसरे में अलग है, वहां की स्पीसीज अलग है, वहां की स्पीसीज अलग है, वहां ऑर्गेनिज्म अलग होंगे, यहां ऑर्गेनिज्म अलग होंगे। इकोलॉजिकल लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी, तो स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट लेवल पे आप चले गए। ओके, तो एट द जीन लेवल, एग्जाम्पल राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोविंग इन हिमालय रीजन। हिमालय रीजन के ऊपर एक प्लांट है राउल्फिया वोमिटोरिया। इसमें डाइवर्सिटी कैसे है? इसी का ही भाई है दूसरा, उसमें डाइवर्सिटी आ रही है केमिकल, जो रेसरपिन होता है उसमें। तो रेसरपिन केमिकल की क्वांटिटी और उसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, तो ये जीन लेवल पे डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। ऐसे कई एग्जाम्पल है, लेकिन आपको वही याद करने जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। स्पीसीज लेवल पे जैसे कि सेम स्पीसीज और अलग अलग स्पीसीज। अब आप देखो एट स्पीसीज लेवल, वेस्टर्न घाट्स हैव मोर डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक जगह पर स्पीसीज कहीं ज्यादा है, एक लेवल पर कहीं कम स्पीसीज हैं। तो देखो वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं, जैसे
ये अगर इंडिया है तो इंडिया के अंदर, अरे ये तो बहुत पतला इंडिया हो गया, ये हो गया इंडिया। ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। ओके, तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स हैव मोर डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। तो यहाँ एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ज्यादा है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजी, कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल, इंडिया हैज डाइवर्स इकोसिस्टम एज कंपेयर टू नॉर्वे। तो देखो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर नॉर्वे का इंडिया के साथ कंपैरिजन हो गया, और यहां देखो दोनों में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, diversity in the concentration is caused by the variation in gene expression. Total 50,000 different species of rice are found in India. तो ये जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी होगी। और 1000 ऑफ वेराइटीज ऑफ मैंगो फाउंड इन इंडिया, तो ये भी जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी हो गई। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज लार्जेस्ट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट लार्जेस्ट स्केल, बड़े स्केल के ऊपर डाइवर्सिटी को अगर देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स होते हैं डाइवर्सिटी के, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? इफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयर सेम हैबिटेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर एक ही हैबिटेट में प्रेजेंट है, एक ही जगह पर प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड अल्फा बायोडाइवर्सिटी। जैसे बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्मॉल गार्डन, सिटी और फॉरेस्ट। तो एक सिटी, फॉरेस्ट और स्मॉल गार्डन की अगर डाइवर्सिटी है तो वो सेम हैबिटेट है, एक ही तरीके का एनवायरमेंटल कंडीशन से, बायोटिक फैक्टर अलग अलग हो गए, एबायोटिक फैक्टर एक ही जैसे शेयर कर रहे हैं, तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी होगी स्मॉलेस्ट लेवल पे। बीटा बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन 2 हैबिटेट एंड 2 कम्युनिटी इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। तो 2 डिफरेंट हैबिटेट और 2 डिफरेंट कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का अलग एनवायरमेंटल कंडीशन है, दूसरी कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म का अलग एनवायरमेंटल कंडीशन है, तो इन हैबिटेट को मिला दो तो ये हो गया अल्फा बायोडाइवर्सिटी। 1 अल्फा 2 अल्फा दोनों को मिला दो तो ये हो गया बीटा बायोडाइवर्सिटी। क्या हो गया? बीटा बायोडाइवर्सिटी। गामा बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स और लार्ज रीजनल एरिया इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। अगर इसमें एक और अल्फा ऐड कर दो तो ये अभी तो बीटा था, अभी यहां पर एक और अल्फा है, एक और अल्फा इधर है, तो इन सबको मिला दो तो कई सारे, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये 2 बीटा है, तो 2 बीटा को मिला दो या कई सारे अल्फा को मिला दो तो ये हो जाएगा गामा बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN 1 to 1.5 मिलियन, रॉबर्ट मेयो के अकॉर्डिंग 7 मिलियन गामा बायोडाइवर्सिटी है। गामा बायोडाइवर्सिटी मतलब अर्थ प्लैनेट, किसकी बात कर सकते हैं? अर्थ प्लैनेट। अर्थ प्लैनेट के ऊपर कितनी डाइवर्सिटी है उसको बात कर लेते हैं अपन लोग, है ना। तो एस्टिमेशन, तो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अगर 7 मिलियन स्पीसीज है तो उसमें से 70% एनिमल स्पीसीज है, 22% प्लांट है और अदर 8% है। 70% के अंदर भी 70% एनिमल्स का भी 70% इंसेक्ट है और रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स 30% है। ओके, मतलब टोटल का 70% एनिमल है, एनिमल टोटल का 70% इंसेक्ट है, ऑर्थ्रोपोड्स। अब आप देखिए डाइवर्सिटी को अगर हम ऐसे डिस्क्राइब करें तो इनवर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में देखो इंसेक्ट, मॉलस्क, क्रस्टेशियन और अदर एनिमल ग्रुप को यहां पर डाला गया है। तो इसमें देखो इंसेक्ट जो है वो कितने सारे हैं इनवर्टिब्रेट्स में, फिर नंबर 2 पे अदर एनिमल है, फिर मॉलस्क है, तो मैं बोलूंगा इंसेक्ट नंबर 1, अदर एनिमल ग्रुप नंबर 2 इनवर्टिब्रेट्स, नंबर 3 मॉलस्क और नंबर 4 क्रस्टेशियन। ये सीक्वेंस है इनवर्टिब्रेट्स का। अब हम बात करें वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स के अंदर आप देखो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन है? फिशेस। नंबर 1 फिशेस सबसे ज्यादा है वर्टिब्रेट्स में। उसके बाद फिशेस के बाद आपको देखो कौन ज्यादा दिख रहा है आपको? बर्ड्स। कौन दिख रहे हैं? बर्ड्स। तो नंबर 2 है, बर्ड्स की स्पीसीज ज्यादा है। बर्ड्स के बाद ज्यादा स्पीसीज किसकी है? रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स के बाद किसकी है? देखो एम्फीबियंस और मैमल्स में आपको स्लाइटली आपको नंबर 4 आपको ज्यादातर दिखेंगे कौन? मैमल्स। या ऑलमोस्ट नंबर 4 और नंबर 5 के ऊपर स्टैंड करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं। प्लांट्स में अगर बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म और फंजाई में ज्यादातर स्पीसीज है फंजाई की, फिर है एंजियोस्पर्म्स की, और एंजियोस्पर्म्स के बाद नंबर 3 है एल्गी की। एल्गी के बाद में नंबर 4 है आपके पास में मॉसेस, उसके बाद है फर्न्स, ओके, एंड एलिज, और नंबर 6 है लाइकन्स। तो इस तरीके से आपके पास में प्लांट्स की डाइवर्सिटी है। एनसीईआरटी में कई सारे रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज लिखी गई हैं, तो इंफॉर्मेटिव पार्ट में आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
टोटल लैंड कंट्रीब्यूशन कितना है? 2.4%। बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन कितना है? 8.1%। और इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी और टोटल बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो टोटल लैंड कंट्रीब्यूशन 2.4% है इंडिया का। अगर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में इंडिया का लैंड कंट्रीब्यूशन कितना है? 2.4% लैंड कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी टोटल बायोडाइवर्सिटी का 8.1% कंट्रीब्यूशन इंडिया करता है। तो इंडिया हैज 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स एंड द लार्जेस्ट रीजन इन द डिकन पेनिसुला विच ऑक्यूपाई अप्रॉक्स 42% लैंड एरिया। ओके, तो अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया एंड इंडिया। तो फर्स्ट इज अमेरिका, सेकंड ब्राजील, थर्ड कोलंबिया एंड आपको पता है 12th पोजीशन के ऊपर कौन है? इंडिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर। बट मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर रिकॉर्डेड इन द वेस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न ईस्ट हिमालय, इंडो बर्मा पार्ट। तो ये इंडिया में भी ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी इन रीजन के अंदर प्रेजेंट है। एंडेमिक स्पीसीज, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सर क्या होती है एंडेमिक स्पीसीज? ओके, तो एंडेमिक एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब वो स्पीसीज जो उसी पर्टिकुलर हैबिटेट में ही होंगी, उसके अलावा वो कहीं नहीं मिलती है, उनको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज। जैसे इंडिया के अंदर 33 प्लांट स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज है, 60%, सॉरी एम्फीबियंस 50% हो गए, फिशेस 66% हो गए, रेप्टाइल्स एंड 10% मैमल की स्पीसीज होगी। ये आपके पास में इंडिया के अंदर प्रेजेंट स्पीसीज का आंकड़ा है, कितना परसेंट कौन कौन डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, एंडेमिक नहीं, ये इंडिया के अंदर प्रेजेंट स्पीसीज का परसेंटेज है। ओके, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर हम बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को स्टडी करें तो सर हमने इसमें देखा कि टोटल अर्थ प्लेनेट पर कितनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। सारे फिगर आपको एनसीईआरटी से रटने हैं, याद करने हैं आपको, वो ही पूरा इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी का वही नीट में पूछा जाएगा। अब है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सर बायोडाइवर्सिटी का कुछ पैटर्न होता है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ओके, तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, जैसे ये अर्थ प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट पर ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जैसे ही इक्वेटर का ये जो बेल्ट है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक बेल्ट। ट्रॉपिक बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। फिर नेक्स्ट बेल्ट आता है ऊपर और नीचे की तरफ में, ये इसको हम बोलते हैं टेम्परेट बेल्ट। क्या बोलते हैं? टेम्परेट बेल्ट। और टेम्परेट बेल्ट के अंदर डाइवर्सिटी कम है, ट्रॉपिक बेल्ट में डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर टेम्परेट बेल्ट में डाइवर्सिटी कम होने के पीछे रीजन क्या है? ये एल्टीट्यूड हो गया। लैटिट्यूड की बात करें, सॉरी ये लैटिट्यूड हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखें, जैसे पहाड़ पर चढ़ गए तो पहाड़ की चोटी पर डाइवर्सिटी कम मिलेगी, नीचे बॉटम में ज्यादा मिलेगी। ओके, रीजन है पहाड़ के ऊपर चढ़ने के ऊपर रीजन होता है एयर के साथ साथ एयर प्रेशर के अंदर उसके कंपोनेंट, और दूसरा होता है टेम्परेचर। और जैसे सर लैटिट्यूड की अगर बात करते हो तो उसमें भी सनलाइट की अवेलेबिलिटी इस रीजन में ज्यादा होती है, क्योंकि सन की रेज एकदम स्ट्रेट आती है यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्लिक जाती है, तो सनलाइट अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है, इस वजह से यहाँ डाइवर्सिटी कम होती है और यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी चेंज होती जाती है। फॉलोइंग स्पीसीज आर फाउंड इन अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट की इन्वेंट्रीज जो है, लिस्ट जो है वो आप याद कर लेना एज इट इज, कि वहां कितने तो फिशेज हैं, कितने एम्फीबियंस हैं, कितने रेप्टाइल्स हैं, कितने एवीज हैं, कितने मैमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स कितने और प्लांट की स्पीसीज कितनी है, सारे लिस्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट। सर ये अमेजन रेन फॉरेस्ट कहां पर है? ये है साउथ अमेरिका में, ब्राजील के आसपास। तो आप ये साउथ अमेरिका जो होता है उसमें जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये बिल्कुल इक्वेटर के पास में है और यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इस फॉरेस्ट में, अर्थ प्लैनेट पर। इसको लंग बोलते हैं प्लैनेट अर्थ का, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं से मिलती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर लाइन टू पोल रीजन बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज, ये मैंने अभी बताया आपको, है ना, कि लैटिट्यूड में इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगी। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कोलंबिया जो है वो नियर बाय इक्वेटर है, यहाँ पर बर्ड्स की 1400 स्पीसीज है, और इंडिया ये भी नियर बाय इक्वेटर है तो 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। न्यूयॉर्क जो कि बहुत ज्यादा अवे है, पोल की तरफ में है, 41 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ है इक्वेटर से, तो ये 105 स्पीसीज ही वहां पर बर्ड्स की है, और ग्रीनलैंड तो और भी ऊपर है, तो यहाँ तो ओनली 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि नंबर ऑफ बर्ड्स की स्पीसीज, जैसे से आप पोल में नॉर्थ की तरफ में मूव हो रहे हो,
इंडिया, कोलंबिया, कोलंबिया और भी ज्यादा पास में, इंडिया फिर भी थोड़ा दूर है, फिर बाद में न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में ग्रीनलैंड। तो ये स्पीसीज कम होती जा रही है जैसे जैसे लैटिट्यूड आप बढ़ा रहे हो। एक आपके पास में पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये, कहना क्या चाह रहे हैं कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक ये ग्राफ दिया, उसका एक कंसेप्ट क्या है, द रिचनेस ऑफ स्पीसीज इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर जितना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करोगे, ज्यादा लोगों को ढूंढोगे, स्पीसीज को फाइंड करोगे, तो वैसे वैसे ही उस एक्सप्लोर एरिया के साथ में बायोडायवर्सिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि आप और भी एरिया बढ़ाते जा रहे हो तो आपका और भी बायोडायवर्सिटी बढ़ता जाएगा, नहीं, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए स्पीसीज रिचनेस और एरिया के साथ रिलेशनशिप जो है वो कैसा है, पैराबोला। ओके, तो एक लेवल तक बढ़ता गया, फिर बाद में कांस्टेंट हो गया। ओके, तो लॉग स्केल के ऊपर इसको अप्लाई करा तो ये लॉग स्केल में स्ट्रेट लाइन आ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ओके, तो ये लॉग स्केल के अंदर इन्होंने रिलेशनशिप दे दिया। यहां पर s c z a अपने अपने एक एल्गोरिथम्स है। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अब आपको बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस समझाया जा रहा है एक इकोसिस्टम के लिए। आपने क्या पढ़ा अभी तक, एक इकोसिस्टम के अंदर आपने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, ये बायोटिक कंपोनेंट पढ़े। आपको पता है कि यार जब तक प्रोड्यूसर नहीं होंगे तब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी जब कंज्यूमर्स नहीं होंगे। और ये जब तक एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी फ्लो नहीं होगा, और एनर्जी फ्लो नहीं होगा तो इकोसिस्टम रन नहीं करेगा। तो एनर्जी फ्लो होने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर होंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर होंगे तो एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा, और ये अच्छा होगा तो इकोसिस्टम बेस्ट चलेगा। तो एक इकोसिस्टम को अच्छा चलने के लिए ये अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज होनी चाहिए। इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज यहां पर है, मतलब डाइवर्सिटी है। तो एक डाइवर्सिटी अगर ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी अगर किसी इकोसिस्टम में है तो वो बेस्ट इकोसिस्टम है। ओके, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लॉस की अगर बात करें, द लॉस इन बायोडाइवर्सिटी इन एनी रीजन में लीड्स टू, अगर बायोडाइवर्सिटी का आप लोगों ने अगर लॉस कर दिया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहां पर इकोसिस्टम जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। वो स्टेबल नहीं होगा तो आपका नेचर स्टेबल नहीं होगा, और नेचर स्टेबल नहीं होगा यानी कि आपका इंटरेक्शन जो है वो अगर गड़बड़ा गया तो आप अफेक्ट हो सकते हो, आपकी जीने के ऊपर खतरा हो सकता है। लॉस इन बायोडाइवर्सिटी एनी रीजन में लीड्स टू डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, लोअर द रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंटल चेंजेस लाइक ड्रॉट। अगर आप बायोडाइवर्सिटी में लॉस करते हो तो एनवायरमेंट में आने वाले अकस्मात चेंजेस जो होते हैं, जो लॉस हो रहे हैं, जो ड्रॉट आ रहा है उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है प्लांट का वो कम हो जाएगा। चेंज द इकोसिस्टम प्रोसेसिंग लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी। अब इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो उसके अंदर प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन करने का तरीका या अमाउंट कम हो जाएगा। वाटर यूज जो है उसका साइकिल चेंज हो जाएगा, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल ये चेंज हो जाएंगे। इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा 2021 में, 2022 में, 2020 में देखने को मिला है कि आप देख रहे हैं कि यार कभी भी बारिश हो रही है, जिस टाइम पे बरसात होनी चाहिए उस टाइम नहीं है, सर्दियां जब खत्म होनी है उस टाइम नहीं हो रही है, कभी पहले हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपके नेचर के साथ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि आपने एक इकोसिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ दिया है। क्यों बिगाड़ दिया? क्योंकि जो बैलेंस बना हुआ था उसमें से आपने कंपोनेंट में से आपने बायोडाइवर्सिटी को कम कर दिया है। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं तो आपने उनको जीने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं तो आप उनका गला घोटा है। उस वजह से उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है और ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं और आप इससे परेशान हो। तो फिर क्या करें हम लोग? तो आप यही करिए कि आप अपने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखो, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज ऐसी परेशानियां फ्यूचर में आती रहेंगी। ओके, वाटर यूज, पेस्ट एंड द डिजीज साइकिल, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का रीजन क्या है? अरे भाई, एक पर्टिकुलर एक आवास, एक हैबिटाट बना हुआ था। जैसे आप एक घर में रह रहे हो, आपके घर में आपने अपने रूम के अंदर अच्छी तस्वीरें लगा रखी है,
और आप बहुत अच्छा फील करते हो वहां पर, और पता चले पड़ोसियों ने आपके पास में वहां पे कुछ कील मारने के लिए ऐसा यूज किया और आपकी दीवार गिर गई नीचे, तो आप अफेक्ट हो गए ना, आपका सारा चीज खत्म हो गया, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, आपकी घर जो है उसको तोड़ दिया गया। तो ऐसे ही अगर आप ऑर्गेनिज्म जहां रह रहे हैं, जिस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वहां पर आप उनको काट दोगे, आप किसी कमर्शलाइजेशन के लिए वो लैंड यूज कर लोगे, तो वहां पर रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी न किसी के साथ में इंटरेक्शन करके वहां एक बैलेंस बनाया हुआ था, आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया तो सारे अफेक्ट हो गए। तो बताइए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से हुआ या नहीं हुआ? सारे मर गए, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो, आगे तक सब खत्म हो गए, हो सकता है डेथ भी हो गई किसी की। तो ये इसलिए फ्रेगमेंट हैबिटेट लॉस और उसका फ्रेगमेंटेशन, या तो कंप्लीट हैबिटेट ही हटा दिया, या फिर आपके घर में से आपके कमरा है उस रूम में से आपका आधा रूम किसी ने छीन लिया तो भी आपको दिक्कत है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। आपके हैबिटेट का जितना एरिया होना चाहिए उतना नहीं है। तो ऐसे फॉरेस्ट के अंदर आपने लॉयन जो होते हैं उनकी स्पीसीज का, सॉरी आपके एलिफेंट जो होते हैं उनकी स्पीसीज लॉस हो गई, क्योंकि आपने उनके हैबिटेट, बहुत बड़ा हैबिटेट चाहिए होता है, उसमें से कुछ काम में ले लिया आपने एग्रीकल्चर के लिए। तो फिर यार ये ऐसा काम करना आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक कॉज हो सकता है। ओके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप लोगों ने किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लॉइट किया। इसके कई सारे रीजन, जैसे पैसेंजर पिजन जो है, वो कबूतर जा 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 प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, और साजन और सजनी का टांका तो भिड़ गया बेचारा, उसको पिजन को इतना यूज कर लिया कि वो गायब ही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सारा दिन तो चिट्ठियां देने में लगा हुआ है, खुद अपनी जनरेशन को कब आगे बढ़ाएगा? दूसरों का टांका भिड़ाने वाला खुद का टांका नहीं भिड़ा पाया, उसकी स्पीसीज आगे नहीं बढ़ी, हो गया खत्म, एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसीलिए तो व्हाट्सएप बना कि यार वो पिजन मर रहे हैं सारे के सारे, खत्म हो गए सारे, स्पीसीज ही नहीं रही, एक्सटिंक्ट हो गया, ओवर एक्सप्लॉइट हो गया। इसी तरीके से आपने स्टीलर्स टी काउ जो होती हैं उसको यूज कर लिया ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से आपने। तो कई सारे ओवर एक्सप्लॉइटेशन के रीजन है आपके पास में, इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे। ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो वो भी एक दिन लॉस हो ही जाएगा। एलियन स्पीसीज इन्वेजन एक हैबिटेट है, जिस घर के अंदर आप रह रहे हो, इस रूम में आप रह रहे हो, वहां पर सिर्फ पसंद करते हो आप खुद का ही रहना, किसी और का आना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपका कोई कजन आ गया, बुआ का लड़का, और वो कहेगा 7 दिन आपके रूम में रहेगा, तो सोचो आपके ऊपर क्या बीतेगी। और अगर वो 7 से 1 महीने पे चला गया तो आप आत्महत्या कर लोगे, खुदकुशी कर लोगे। आपके लिए आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, आपका इकोसिस्टम में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा, और वो कम हो गया तो इकोसिस्टम अफेक्ट हो गया, और बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी कमी आ सकती है अगर डेथ हो गई तो, है ना। तो ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन बहुत ही विग्रस हो सकता है, जैसे नाइल पर्च इन्वेजन, एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिचलिड फिश इन लेक। एक लेक में नाइल पर्च लाया, इतनी भयंकर है ये कि 200 स्पीसीज का क्या कर दिया, एक्सटिंक्शन ही कर दिया, मार दिया, खत्म ही हो गई वो। ये बात बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे आपने किसी को पसंद किया और आप उसके पीछे पड़े हुए हो, और कोई एक जना ऐसा आया कि आपको पता है कि उसमें आपसे ज्यादा अच्छे गुण हैं, तो पता कट गया। तो इन्वेजिव वीड स्पीसीज कैरेट ग्रास, है ना। तो इन्वेजिव वीड स्पीसीज कैरेट ग्रास, जिसको हम बोलते हैं पार्थेनियम, ये एक वीट के साथ में कॉन्टामिनेट होकर के आ गई थी, तो ये भयंकर इन्वेजिव हो गई थी, क्योंकि इसका कोई प्रेडेटर नहीं होता है, इसलिए पार्थेनियम। लैंटाना, वाटर हाइसिंथ, आइकोर्निया, ये सब इन्वेजिव वीड है। इन्वेजिव तब होता है जब इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट होता है, तो वो इन्वेजिव हो जाती है, मतलब फैल जाती है भयंकर लेवल से। इसी के अलावा एलियन स्पीसीज इन्वेजन में अफ्रीकन नाइल, ये भी क्या है, नाइल पर्च ने इसको 200 को स्पीसीज को एक्सटेंड क्यों किया? क्योंकि ये इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, ये किसी और के फीडिंग को, मतलब इसके साथ कंपटीशन करेगी, तो वो इनके फीड के साथ कंपटीशन करेगी, इनको खाना नहीं मिलेगा, तो ये एक्सटिंक्ट हो गई। अफ्रीकन कैटफिश जो है वो, जिसका नाम है क्लैरियस गैरीपाइनस, इज अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश इन आवर रिवर्स। और अपने रिवर्स में जो कैटफिश है उनको एक थ्रेट दे रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ओवर फीडिंग करती है। को एक्सटेंशंस, जिनमें म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप वालों को अगर आपने किसी को खत्म कर दिया तो वो दूसरा भी खत्म हो ही जाएगा।
ये बात बिल्कुल वैसी है रोमियो जूलियट की, जैसे रोमियो को खत्म कर दिया तो जूलियट भी खत्म हो ही जाएगी। को एक्सटिंक्शन, सिम्बायोसिस है, दोनों को फायदा है। अगर वो जिंदा है तो ये जिंदा है, तो इनमें से किसी एक को भेज दिया तो दूसरा भी को इवोल्यूशन होता है, तो को एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। इसके भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कई सारे आपको दे रखे हैं, तो आप उसको पढ़िएगा। अब है IUCN रेड लिस्ट। ये क्या है सर? IUCN की रेड लिस्ट मतलब क्या चीज है ये? द IUCN रेड लिस्ट इज द कैटलॉग ऑफ टैक्सा दैट आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। टैक्सा मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी स्पीसीज की लिस्ट है, कैटलॉग है अल्फाबेटिकली, जो क्या फेस कर रही है? रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब इनको अगर बचा लो, अगर नहीं तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। द यूज ऑफ द रेड लिस्ट, अगर सर ये रेड लिस्ट की ये जो कैटलॉग बना के दिया है तो इसका कुछ तो यूज होगा। क्या यूज है? डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द थ्रेटन्ड बायोडाइवर्सिटी। जो लोग थ्रेटन्ड है, जिनको रिस्क है, उनके अगेंस्ट आप अवेयरनेस बढ़ाओ, उनके लिए कुछ प्लानिंग करो उनको बचाने की। आइडेंटिफिकेशन एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज, और इनके अलावा जो स्पीसीज अभी डेंजर में है, थोड़े दिनों में वो रिस्क की तरफ में आ जाएगी, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन करो, उनको आइडेंटिफाई करो कि भाई वो कौन खतरे में है। थोड़े दिनों में उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो एक्सटिंक्शन की कगार पर आ जाएंगी और एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगी, पता ही नहीं लगेगा। प्रोवाइडिंग अ ग्लोबल इंडेक्स ऑफ द डिक्लाइनिंग द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइनेशन कैसे हो रहा है, इनको पता कर लोगे, रेड लिस्ट को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये आइडिया लग जाएगा कि ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस लेवल पे हो रहा है। डिफाइनिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज एट द लोकल लेवल एंड द गाइडिंग कंजर्वेशन एक्शन। जिस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन हो गया है उसको कैसे कंजर्व करना है, उसके जो ये गाइडलाइन जो है उसको सेट करने में ये रेड लिस्ट जो है वो आपको हेल्प करती है। तो रेड लिस्ट की कैटेगरीज है, जैसे रेड लिस्ट में वो कैटलॉग बना हुआ है तो उसमें कैटेगरीज बना करके वो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे गए हैं। जैसे पहली कैटेगरी है एक्सटिंक्ट कैटेगरी। रेड लिस्ट में एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंदर अ टैक्सॉन इज एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि आपको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि कोई बचा हुआ है, सब खत्म हो गए, तो एक्सटिंक्ट के अंदर डाल दिया। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, दूसरी कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, मतलब अ टैक्सॉन इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड लाइफ व्हेन एग्जॉस्टिव सर्वेज इन नोन एंड और एक्सपेक्टेड हैबिटेट्स हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड एंड इंडिविजुअल। मतलब एक्सटिंक्ट वो है जो कहीं नहीं मिल रहा है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ का मतलब ये है कि आपने उसको जो नोन एरिया है वहां सर्वे किया और उनके एक्सपेक्टेड हैबिटेट्स में जाकर के सर्वे किया, तो जो नॉर्मल हैबिटेट है वहां पर ही नहीं मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ। और एक्सटिंक्ट इन जो ये कहीं नहीं मिल रहे, रीजनेबल डाउट दैट लास्ट इंडिविजुअल हैड डाइड, तो आपके पास में ऐसा रिकॉर्ड है कि लास्ट एक इंडिविजुअल आपने बचा रखा था वो भी मर गया, आपने सब जगह ढूंढ लिया तो वो एक्सटिंक्ट है। और आपने उसके जहां ज्यादा पाए जाने वाली जगह पर जाकर के ढूंढा और वहां नहीं मिला, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ हो सकता है कोई बचा हुआ हो, लेकिन उसको एक्सटिंक्ट नहीं बोलेंगे, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ बोलेंगे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, द टैक्सॉन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हेन इट इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। मतलब जहां जिस एरिया में वो रहता है, जिसका फेवरेबल हैबिटेट है, वहां आपको दिख गया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट से कहीं आने वाले दिनों में ही वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये इस लिस्ट में जा सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में उस हैबिटेट में वो मिले ही ना, तो फिर वो किस कैटेगरी में चला गया? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। और पता चले कि वो बचा के रखा आपने कहीं पर, वो भी मर गया, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैन कन्वर्ट इनटू एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ इन फ्यूचर, तो इसको बचा के रखो। एंडेंजर्ड, अ टैक्सॉन इन एंडेंजर्ड व्हेन इट इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बट फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर। मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड से थोड़ी कम रिस्क है, लेकिन इसको भी रिस्क है। इन दोनों की रिस्क को कैलकुलेट करें तो इसको ज्यादा रिस्क है, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, और ये थोड़ी कम रिस्क में है तो ये एंडेंजर्ड हो गया। ओके, वनरेबल क्या होता है सर? फिर आता है, तो पहले है एक्सटिंक्ट, फिर है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड
देन एंडेंजर्ड एंड देन आता है वनरेबल। तो ये जो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं रिस्क कम होती जा रही है ना। तो आपको ध्यान रखना रिस्क लेवल, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, देन ओवरकम रिस्क कर दो वनरेबल। A taxon is vulnerable when it is not critically endangered or endangered but facing high risk of extinction in the wild in the medium term future, है ना। थोड़ा कम टाइम, थोड़ा लॉन्ग टाइम लेगा और थोड़े दिनों बाद वो हो सकता है एक्सटिंक्ट की किसमें आ जाए, एक्सटिंक्शन, है ना, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। ओके, एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड मतलब जो ओरिजिनल जगह है वहां पर मिलना दिखना बंद हो जाएगा आने वाले फ्यूचर में। तो ओरिजिनल जगह पर कोई नहीं दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटिंक्ट बोलते हैं या नहीं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ओके, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में जा सकता है। वनरेबल, लोअर रिस्क क्राइटेरिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बट वनरेबल, डाटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड। तो ये सब आपके पास में रेड लिस्ट की कैटेगरीज हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करें सर? अब बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है तो आपको कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मुझे चाय पीनी है, चाय मेरे को मिलती रहनी चाहिए, इसलिए मैं चाय का बागान खोल के बैठ गया, मतलब मैंने बायोडायवर्सिटी जहां चाय है उनको जाकर के प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा लगा रहा हूं और वहां उस चाय के बागानों को मैं खत्म नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं चाय का प्यारा हूं, चाय आती रहनी चाहिए। नैरो थिंकिंग, नैरोली यूटिलिटेरियन, किसी यूज के लिए आप बायोडायवर्सिटी को कंज्यूम नहीं होने देना चाह रहे हो। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, आपको पता है कि चाय के बागान है तो वहां पर वो बी की स्पीसीज है, बी स्पीसीज मेंटेन हो रही है जिससे वहां इकोसिस्टम डेवलप हुआ है और उस इकोसिस्टम की वजह से एक नेचर चल रहा है, वहां का सपोर्ट चल रहा है, लाइफ चल रही है। आपने बहुत बड़ा सोचा। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, तो नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज, इथिकल, एस्थेटिक, कल्चरल बेनिफिट्स, बड़े बड़े थॉट्स हैं। नैरोली यूटिलिटेरियन सिर्फ फायदे के लिए है, मसाले नहीं मिल रहे हैं, चाय नहीं मिल रही है, उसको बचा लो, नैरोली यूटिलिटेरियन। इकोसिस्टम सर्विसेज नहीं मिलेंगी, इथिकल, यार ये सही नहीं है, प्लांट को काट देना, एस्थेटिक, यार ये दिखने में अच्छे होने चाहिए, मेरी आंखों को सुंदरता मिलनी चाहिए, कल्चरल वैल्यूज, बेनिफिट्स, ये सब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब लेस देन 20 प्लांट स्पीसीज आर कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस अबाउट 85% ऑफ वर्ल्ड फूड, मतलब सिर्फ 20 प्लांट की ऐसी स्पीसीज हैं जो कि 25% वर्ल्ड फूड का पार्ट है। व्हीट, कॉर्न, राइस एंड आर 3 मेजर कार्बोहाइड्रेट क्रॉप यील्ड नियरली ऑफ फूड सस्टेनिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये 3 तो सबसे बेसिक हो गई। Genes of wild species are used to introduce new properties like disease resistance, high yield. For example, rice grown in Asia is protected from 4 main diseases by gene received from a single wild rice. This is Oryza nuvera from India. तो ये एक वाइल्ड स्पीसीज है जिसके अंदर जीन है और वो जीन किसी औरों के अंदर डाल करके आपने एशिया के अंदर बहुत अच्छी तरीके से राइस को मिलाया है। Drugs and medicines. Biodiversity is rich source of substance with the medicinal value. Morphine from Papaver somniferum, quinine from the cinchona, and taxol from the bark of yew tree, Taxus brevifolia, T. baccata. मतलब ये इतने सारे जो आपके पास में ये बायोडाइवर्सिटी है तभी तो मिल रहे हैं आपको ड्रग्स एंड मेडिसिन। बायोडाइवर्सिटी के अंदर नैरोली यूटिलिटेरियन के बाद हम बात करते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। इस टारगेट के लिए, इसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहते हो। क्या? गैसियस एक्सचेंज। आपको पता है कि अगर बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा इकोसिस्टम एस्टेब्लिश है तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। अमेजन रेन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस oxygen through photosynthesis 20% of the total oxygen of the earth atmosphere. So these forests are considered as the lungs of earth. ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी अमेजन रेन फॉरेस्ट को बचाइए इस ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये आ गया ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कैटेगरी के अंदर बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में। पॉलिनेशन बाय बीज, बम्बल बीज, बर्ड, बैट, एंड्स एंड वेरियस इंसेक्ट। आप इंसेक्ट्स को बचाओ, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन से क्रॉप बनेगी, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, तो इसीलिए ब्रॉडली यूटिलिटेरियन।
क्लाइमेट कंट्रोल बाय फॉरेस्ट एंड ओशियन इकोसिस्टम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स। आपको पता है कि ये बारिश कभी भी आ रही है, कभी भी जा रही है, क्योंकि वो ओशियन का साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। ये प्रॉपर रहेगा तो सारे ऑर्गेनिज्म मेंटेन रहेंगे, नहीं तो सब इधर उधर बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, क्लाइमेट कंट्रोल करो, ओशियन इकोसिस्टम को मेंटेन करो। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, केमिकल फर्टिलाइजर्स को हटाइए, नेचुरल को लाइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो आप इकोसिस्टम के बैलेंस में रहेंगे, तो ये आप सब चीज बनी रहेगी, बचे रहेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रोटेक्ट करो। कंजर्वेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए। इकोसिस्टम सर्विसेज, एक इकोसिस्टम आपको कितनी सारी सर्विसेज देता है ये देखो। सॉइल फॉर्मेशन में 50% रोल है, रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर 10% वैल्यू है, क्लाइमेट रेगुलेशन 6% है, हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ 6% है। अगर 100 रुपए अगर आपको ये इकोसिस्टम की सर्विसेज पे अगर आप देते हो इकोसिस्टम को, तो इकोसिस्टम उसका 50 रुपया सॉइल फॉर्मेशन में खर्च करेगा, 10 रुपए वो रिसाइकलिंग एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में खर्च करेगा, क्लाइमेट रेगुलेशन में 6 रुपए खर्च करेगा, हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ में भी 6 रुपए खर्च करेगा। तो ये इकोसिस्टम आपको ये सब काम फ्री में दे रहा है, वेरी फ्री, एकदम फ्री, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होता है इकोलॉजिकल सर्विसेज। ओके, तो इस तरीके से एस्थेटिक एंड द कल्चरल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इको टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग, वाइल्ड लाइफ, पेट कीपिंग, गार्डनिंग, कल्चरल एंड द रिलीजियस बेनिफिट, ये सब आपके पता है कि फाइकस रिलीजियोसा, ओसाइमम, ये सब एस्थेटिक और एथिकल वैल्यूज हैं। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जो होता है उसको दो तरीके से कंजर्व कर सकते हैं हम, है ना। कैसे? एक तो एक्स सीटू कंजर्वेशन और एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, उसी जगह पर जाकर के कंजर्व करो। एक्स सीटू आप वहां से उठा करके कंजर्व करो, जैसे सेक्रेड प्लांट होम गार्डन्स, एक्स सीटू कंजर्वेशन। सीड बैंक, फील्ड ग्रीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। बॉटेनिकल गार्डन, एरोबेटा जूलॉजिकल गार्डन्स, एक्वेरिया, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन है, यहां से उठा करके लाओ। और टाइगर सफारी, सफारीज जो होती है, राइनो सफारी, टाइगर सफारी, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन है। राइनो का सिंगल हॉर्न राइनर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। नेशनल पार्क इज द इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, बट उस पार्क में, नेशनल पार्क में राइनोसिरोस, सिंगल हॉर्न राइनोसिरोस अगर काजीरंगा नेशनल पार्क में है तो वो सिंगल हॉर्न राइनोसिरोस के लिए क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, सवाई माधोपुर, फॉरेस्ट के लिए इन सीटू कंजर्वेशन है, वहां के प्लांट के लिए। बट वहां टाइगर ला करके रख दिया, टाइगर सफारी हो गई, तो वो एक टाइगर का एक्स सीटू कंजर्वेशन है। ओके, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, सैक्रेड ग्रूव्स लाइक ये जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड उसी जगह पर जाकर के इन सीटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व्स बड़े बड़े होते हैं, टेरिस्ट्रियल और मरीन, दो टाइप के बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन है। ओके, प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। अर्लीस्ट नेशनल पार्क जैसे येलोस्टोन इन यूएसए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। सबसे पहला जिम कॉर्बेट सबसे पहला नेशनल पार्क है जो कि एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में। प्रोटेक्टेड एरियाज है। बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत सारे इंडिया में, जैसे कि नंदा देवी उत्तराखंड में। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं उसमें बहुत डेंस बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत वाइल्ड लाइफ होती है वहां पे, और सब इन सीटू कंजर्वेशन होता है वहां पर सभी का, है ना। जैसे मेघालय के अंदर है, असम के अंदर है, असम में 2 है आपके पास में, देहांग डेबोंग अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन होंगे। सुंदरबन एक बायोस्फीयर रिजर्व है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार और ओडिशा के अंदर। इसी तरीके से सिक्किम में कंचनजंगा हो गया, और कई सारे आप नाम दे रखे हैं, आप इसको पढ़िएगा और याद करिएगा। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स आर, बायोस्फीयर रिजर्व्स का मेन फंक्शन क्या होता है, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन। तो कंजर्वेशन भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग और एजुकेशन भी कर सकते हो आप।
एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज क्या है? एक्स सिटू के लिए इन विट्रो कंजर्वेशन स्पेसिफिकली बाय क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन एट द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द कंजर्विंग वेजिटेटिव प्रोपिगेटेड क्रॉप लाइक पोटैटो। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब आप किसी चीज को वायबल स्टेट के अंदर रखो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, तो आपने उस स्ट्रेन को बचा के रख लिया जिससे नया प्लांट बना सकते हो। क्रायो प्रिजर्वेशन इन विट्रो। ओके, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन बॉटनिकल गार्डन इज ऑलरेडी इन प्रैक्टिस। बॉटनिकल गार्डन बना दो तो एक्स सिटू हो जाएगा। देयर आर मोर देन 1500 बॉटनिकल गार्डन इन एरोबेटा। बॉटनिकल गार्डन वेयर स्पेसिफिक ट्री एंड shrub species are cultivated in the world containing more than 80,000 species. Plants and animals conserved in the botanical garden, Aerobata zoo and aquaria can be used to restore Greenland, garden land, reintroduce species into wild and the restock depleted population. मतलब आप एक्स2 कंजर्वेशन करके आप कई चीजों को बचा सकते हो। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज की अगर बात करें और बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर बात करें तो नेशनल पार्क हैबिटेट फॉर पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीसीज लाइक लायन और टाइगर। तो नेशनल पार्क के अंदर एक पर्टिकुलर वाइल्ड स्पीसीज जैसे लायन और टाइगर के लिए नेशनल पार्क एक पर्टिकुलर एक अपना एक हैबिटेट होता है। सेंचुरीज जनरली स्पीसीज ओरिएंटेड बट नॉट सो मच स्पीसीज सो मच स्पेसिफिक। होल इकोसिस्टम ओरिएंटेड, लार्जर साइज, स्मॉल साइज, लार्ज साइज। बाउंड्रीज डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेशन, वहां बाउंड्रीज जो होती है वो खुद वहां के लोग डिसाइड करते हैं। परमिसिबल बायोटिक इंटरफेरेंस अलाउड, ग्रेजिंग अलाउड होती है सेंचुरीज के अंदर। एक्सेप्ट बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन नो बायोटिक इंटरफेरेंस अलाउड। मतलब बफर जोन के अंदर और ट्रांजिशन जोन, ये दो जोन छोड़ दो उसके, और जो कोर जोन होता है सेंटर में और उसके बाहर बहुत सारे जोन होते हैं, उसमें से याद रख लो बफर जोन और ट्रांजिशन जोन को छोड़ दो। उसके अलावा कोई भी जोन जैसे एक कोर जोन है उसमें कोई इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट लैकिंग, इसमें लैक करता है रिसर्च साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसमें भी लैक करता है। यहां पर रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट मैनेज किया जाता है। नो अटेंशन ऑन जीन पूल, नो अटेंशन ऑफ जीन पूल और अटेंशन ऑन जीन पूल। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क एंड सिमली नेशनल पार्क उड़ीसा। सम स्पेशल एनिमल्स की बात करें तो जैसे एशियाटिक वाइल्ड एस एंडेंजर्ड है। देखो उसमें रेड लिस्ट का जो कैटेगरी था उसमें एंडेंजर्ड था या नहीं था? क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड। फाउंड इन रन ऑफ कच्छ एंड पाकिस्तान। एशियाटिक वाइल्ड एस ये एंडेंजर्ड है, इसको बचा लो, नहीं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा, नहीं बचाया तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएगा, फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। रेड पांडा ये भी एंडेंजर्ड है। तो ये सब एंडेंजर्ड स्पीसीज है। आपको कोई भी पूछे एंडेंजर्ड स्पीसीज को स्पेशल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, रिस्क है उसको एक्सटिंक्ट होने का। तो ये एशियाटिक वाइल्ड एस, रेड पांडा सिक्किम, हंगुल कश्मीर स्टैग ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर, साइबेरियन क्रेन ये घाना नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान महाराष्ट्र इसके अंदर। तो इस तरीके से ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के रिगार्डिंग ये कई इंफॉर्मेटिव, बहुत बड़ा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। कुछ अदर इंफॉर्मेशन आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको इस चैप्टर में मैंने दी है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के अंदर, और आपको बेसिक जो एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको तो आपको याद करना ही करना है। ओके, तो ये है इंफॉर्मेटिव चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आप और हम मिलते हैं नया चैप्टर लेकर के, वो है एनवायरमेंटल इश्यूज, जो लास्ट चैप्टर है इकोसिस्टम का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।